अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी और आप सब मुझे कहते हैं सुहासिल और जो इस्लामाबाद में मौजूद है उन्हें आप कहते हैं हरमीत सिंह और मैं उन्हें कहती हूँ हरमीत पाजी, जो 2 दिन की छुट्टी के बाद आज फाइनली इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर फौरी तौर पर उनके पास चलते हैं और व्यूवर्स जिन्होंने बहुत मिस किया वो आप उनसे खुद ही पूछ लें कि आपने 2 दिन क्यों ऑफ लिया और आप क्यों स्क्रीन से गायब रहे। हरमीत पाजी कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सोहा। मैंने भी बल्कि आपको भी मिस किया और सब और अपने देखने चाहने वाले जो हैं उनको भी मिस किया। वह ज़ाहिर बात है, कम से कम उनके साथ हम मुखातिब होते रहते हैं। लेकिन मुझे जाना पड़ा कोयटा और कमिटमेंट थी। ज़ाहिर बात है कि मुल्क में एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि खैबर पख्तूनख्वा है या बलूचिस्तान है, पोलियो के कैंपेन की बात की जाए तो वहाँ पर कहीं ना कहीं केसेस जो हैं वो सामने आ जाते हैं और कोशिश ही की जाती है कि जो मस्जिद के मेंबर पे बैठा मौलवी साहब है, मौलाना साहब है, उनकी भी खिदमत ली जाती हैं, तो गली मोहल्ले के कौंसलर से भी खिदमत ली जाती हैं और कहीं ना कहीं कोशिश ये की जाती है कि मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उनका पैगाम भी एक मुस्बत तरीके से पहुँचे। तो हमने अपनी कोशिश की कि कहीं ना कहीं एक अच्छा पैगाम जाए और बलूचिस्तान की जो अवाम है, खैबर पख्तूनख्वा की जो अवाम है, अपने बच्चों को, क्योंकि ज़ाहिर बात है बड़ी तकलीफ बड़े कर्ब से गुजरना पड़ता है। लेकिन बहरहाल मौसम बड़ा प्यारा था कोयटा का और ठंडी ठार हवाओं के साथ जो है वहाँ की जो चोटियाँ हैं यानी पहाड़ हैं वहाँ पे हल्की फुल्की जो बर्फ़ है वो हुई थी और वहाँ से जहाँ हमारी रिहाइश थी बड़े खूबसूरत इलाका था। और एक और चीज़ जो मैंने देखी है कि जो बातें हम यहाँ पे बैठ के करते हैं कि पता नहीं वहाँ पे किस किस्म के हालात होंगे, लेकिन बड़ा पुरअमन बड़े ज़बरदस्त तरीके से, और वैसे भी अगर देखा जाए तो उसमें कोई शक नहीं कि इसका क्रेडिट भी सिक्योरिटी इदारों को जाता है जिन्होंने जो दहशतगर्द तंजीमें थी या छोटी मोटी तंजीमें थी, हर बंदा 10 ग्रुप उसके साथ आगे बढ़ के कोशिश करता है कि मुल्क में सूबे में किस न किस तरीके से इंतशार फैलाया जाए। और फंडिंग कहाँ से होती है वो भी आपको पता है कि हिंदुस्तान किस किस्म से कौन से ममालिक से फंडिंग करता है। तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी कि बड़ा पुरअमन माहौल था। लेकिन जो दूसरी चीज़ है उस पर थोड़ा सा गिला करूंगा। वो गिला ये है कि वहाँ पे जो हम महरूमियों की बात करते हैं इसमें कोई शक नहीं कि मादनियात से भरपूर ये बलूचिस्तान की जो सरजमीन है, लेकिन वहाँ पे जो वडेरे हैं, सरदाराना जो निज़ाम है, तो उसने उस पूरे सिस्टम को बड़ा मफलूज किया है। और कहीं ना कहीं इसमें भी कोई शक नहीं है कि वहाँ पे जो सियासतदान है, पॉलिटिशियन है, वो ज़्यादातर वडेरे या सरदार फैमिली से ही आते हैं। आम आदमी को मौका बड़ा कम मिलता है। तो वहाँ पे काम काज के हवाले से, और कल भी मैं वहाँ था, तो जारी बात है सहाफ़ी का काम ये होता है कि वो आसपास के हालात पे भी नज़र रखे अपने एंजॉयमेंट के साथ। तो मैंने देखा कि वहाँ पे लाइनें लगी थी। एक तो आटे का की जो किल्लत है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि गैस बहुत ज़्यादा कम है। एक तो वहाँ पे ज़ाहिर बात है ठंड बड़ी ज़्यादा होती है और ठंड इस किस्म की होती है कि हड्डियाँ जैसे टूट जाती हैं। तो आप उस ठंड में, उस सर्दी में अगर आपको गैस मुहैया ना हो तो बड़ा मुश्किल होता है। और दूसरी बात यह कि लकड़ियाँ चाहे पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा में दरख्त की तादाद बड़ी ज़्यादा है तो मिल जाती हैं, वहाँ ये फुकदान भी पाया जाता है। तो ये सूरत हाल मैंने देखी। और कुछ रास्ते जो सैलाब की तबाहकारी हुई थी और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट जो है बड़े बड़े दावे करती है और यहाँ पे खासकर बलूचिस्तान में कम और इस्लामाबाद में ज़्यादा वो रहते हैं और यहाँ ज़्यादा एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, अपने अवाम की तरफ उनकी नज़रें कम होती है, अपने हल्कों की तरफ वो बड़े कम जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि वडेरा सिस्टम में वोट उनको मिल जाना है। तो मैंने कई इलाकों में गया और वहाँ पे मैंने देखा कि रोड्स जो सड़कें हैं वो उसी तरह तबाहाली का शिकार हैं। अच्छा हरमीत, आपको पता है कि इतने कम वक्त में आप कोयटा से विजिट करके आए हैं और आपने इतनी ग्राउंड रियलिटीज़ को पोर्ट्रे किया है ऑन स्क्रीन आते साथ ही, क्योंकि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जर्नलिस्ट का काम यही होता है कि जब वो कहीं विजिट करता है तो वो इन्वेस्टिगेटिव विजिट करता है, इर्द गिर्द चीज़ों को डायग्नोस करता है कि सिस्टम क्या है। जो हमने कोयटा के बारे में सुना हुआ है, बिल्कुल आपने वही आंखों देखा हाल बताया है कि वहाँ पर आज भी एक आम लेमैन ही है, अनटिल और अनलेस आपका ताल्लुक किसी ऐसे ख़ानदान से ना हो जो ख़ानदान और जद्दी पुश्ती जो बेसिकली वो गद्दी संभालते हैं और वो वडेरे सिस्टम में इतने इस हद तक इंडल्ज हैं कि आम आदमी को मौका ही नहीं मिलता कि वो सियासत में आगे आए या अपनी कोई भी सोशल वर्क के लिए या भी किसी भी नोबल कॉज के लिए। तो एक आम आदमी को मौका मिलना ऐसे इलाकों में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात की, बिल्कुल ठीक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, जो लोग जहाँ जिस तरह से बस रहे हैं। आपने गैस की किल्लत की बात की, आपने रोड साइड्स की बात की, जो कोयटा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं सुनते हैं, यकीनन आपने वो जो पोर्ट्रे की है वो बिल्कुल ठीक है। तो जब आप ऐसी जगहों को विजिट करते हैं तो यकीनन हम हमेशा अफसोस करते हैं और अफसोस करके बात को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन ये बात सच है कि ऐसी जगहों पर जाकर इस चीज़ का एहसास शिद्दत से होता है कि वहाँ कितने कुदरती वसाइल और ज़खायर मौजूद हैं।
जिसको यूटिलाइज करके पाकिस्तान की माशी सूरत हाल, सियासी सूरत हाल, गुर्बत का खात्मा कितनी आसानी से मुमकिन है, बशर्ते कि वहाँ पर नजर सानी की जा सके, वहाँ पर थोड़ी सी नज़र डाली जा सके कि उन ज़खायर को, उन मादनियात को और उन कुदरती वसाइल को किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो यकीनन आपने भी इस पेन को फील किया होगा। लेकिन आपने पोलियो का जिक्र किया तो प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो हम इसी चीज़ से कर लेते हैं कि आज आपको एक डिसीजन लेना है, क्योंकि आपको फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। आपने बहुत नोबल कॉज के लिए वहाँ विजिट किया, लेकिन पोलियो सऊदी अरब समेत बाकी तमाम ममालिक जो है वो फ्री ममालिक बन चुके हैं। मतलब वहाँ पर पोलियो के 0 केसेस इस वक्त हैं जो कि रिपोर्ट ही नहीं हो रहे। तमाम इतनी बड़ी तादाद में जब पोलियो के केसेस सामने आए तो हर मुल्क ने अपने पे एक कैंपेन चलाई और बाकायदा उस कैंपेन में हर किसी ने पार्टिसिपेट किया और मिल के एज अ नेशन बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को मात दी है। अब बारी है हमारी, यानी पाकिस्तान की बारी है। पाकिस्तान में फैसला आपको आज करना है अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी भर अपने बच्चे को माजूरी से बचा सकें। आप उस पेन को फील नहीं कर सकते, आप उन बच्चों की मुस्तकबिल को दाव पे लगा देते हैं अगर आप सुपरस्टिशियस होके इस्लाम के नाम पे, शरीयत के नाम पे, मेडिकल किसी कंडीशन के नाम पर अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते। तो आप बहुत अच्छा, वैसे सुहा मुझे याद है कि मैं पिशावर में जब एक केस आया था और उसमें मैं पहला पब्लिक टेलीविजन पहला ही चैनल था जिसने वहाँ पे रिपोर्टिंग की थी, ग्राउंड जो रियलिटी थी वो हमारा चैनल ही सामने लेके आया था। और नज़र मोहम्मद उसमें एक कैरेक्टर था जिसने बच्चों को बेहोश कराया था और ख़ुद भी जो है बड़ी एक्टिंग, उसने वीडियो बनाया, वीडियो वायरल हुई। उसकी वजह से जो है बलूचिस्तान में 75 केसेस जो है वो इस किस्म की वीडियो से आए। तो फिर जब रियलिटी हमने देखी तो जाहिर बात है उसमें कहीं ना कहीं मजहबी एलिमेंट शामिल था और किस न किस तरीके से कोशिश की गई थी, हालांकि बच्चों को कतरे तक नहीं पिलाए गए थे, एक्टिंग की गई थी। अब आते हैं, आपने जो जिक्र किया कि एक तो ये मुआशी, एक तो ये है ना कि आप जिस तकलीफ जिस कर्ब से घर में गुजरते हैं, तो दूसरी जो दूसरा बड़ा नुकसान है, आपने देखा कि बहुत सारे घराने जो है खासकर खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान के लोग या दीगर ममालिक के ये जो सूबे के लोग हैं, हम जाते हैं सऊदी अरब, हम जाते हैं मलेशिया, हम जाते हैं दुबई, हम जाते हैं इंग्लैंड, कनाडा, तो वहां पे मेहनत मजदूरी करके अपने घर के जो अफराद हैं, उन जो फर्द हमारे घरों में हैं, जितने भी अफराद हैं उनका पेट पालते हैं और कहीं ना कहीं वो पैसा जो आता है वो मुल्क के मफादात में भी शामिल होता है। तो ऐसे में आप ये देखें कि अब जितने भी केसेस, अब बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि पोलियो पर कितनी ज्यादा पाकिस्तानी जो आवाम है या मीडिया जो है इस पर फोकस क्यों कर रहा है। इस पर फोकस करने का एक ही मकसद है, वो ये है कि अब तक दुनिया में केसेस जिस तरह आपने फरमाया कि फला जगह में ये ममालिक में ये केसेस 0 हो चुके हैं, लेकिन अब जो जितने ममालिक में, ऑस्ट्रेलिया में या अफ्रीका में या दीगर ममालिक में जितने भी केसेस आए, उसका कहीं ना कहीं रिश्ता पाकिस्तान से जुड़ा था और पाकिस्तानी ये वबा जो है पाकिस्तान से ही गई है। तो अब खतरा ये लाख है। तो मेरी गुजारिश है जो बैठे लोग हैं उनसे कि आप ये देखें कि एक तरफ तो हमारी बाहर जब हम जाते हैं तो एयरपोर्ट पे हमें एक साइड लाइन पे बिठा दिया जाता है और वहाँ हमारी पाकिस्तानियों के लिए लाइन, मैंने खुद देखा है और आपने भी देखा होगा, हमारी लाइन बड़ी अलग होती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि कल हम पे ये पाबंदी लगा दी जाए कि पाकिस्तान जो है ये पोलियो फैलाने वाला मुल्क है, तो इन पर मुकम्मल पाबंदी लगाई, तो फिर क्या होगा। जाहिर बात है मुआशी बहरान आएगा, आपके घर में भी आएगा। वैसे जिस तकलीफ से जो बच्चा गुजरता है, जो आप गुजरते हैं, तो उसका नुकसान या उस तकलीफ वो क्या होती है, वो माँ बाप को, क्योंकि जब आपकी औलाद को बुखार भी होता है तो वो माँ बाप जो है वो जिस कर्ब से गुजरते हैं वो माँ बाप ही जानते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें कोशिश करनी चाहिए, सबको मिलकर करनी चाहिए कि इस मुहिम को एक पॉजिटिव तरीके से, हाँ जिस तरह नेगेटिव बात आपने की, तो मेरा एक सवाल है अपने पाकिस्तानियों से जितने भी हैं, पाकिस्तान में तकरीबन हमारी हर प्रॉब्लम यह है कि हम किसी न किसी चीज से उसको जोड़ लेते हैं। तो जो ये बात की जाती कि कहीं ना कहीं चिप जो है वो चिस्पा कर दिया जाएगा हमारे जिस्म में, और कहीं ना कहीं मर्दाना कमजोरी जो है सबसे बड़े प्रॉब्लम हमारे माशरे में ये भी है कि वही कम हो जाएगी। तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में 4.5 बिलियन लोग पैनाडोल खाते हैं, डेली खाते हैं। अब भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे 2-2 टैबलेट्स खा के निकल जाते हैं। तो क्या उस तरीके से नहीं हो सकता था अगर वो करते ऐसे, अगर किसी की साजिश होती तो खुदा इन साजिशों, इन सारी चीजों से दूर रहें और अपने बच्चे का जो मुस्तकबिल है, अपना मुस्तकबिल जो है उसको संवारें और कोशिश करें कि इस मर्ज में जो वो मुब्तला होने जा रहे हैं उनको आपका बचाना जो है ये फर्ज है इस माशरे का, हमारा हम सबका फर्ज है कि इस चीज के हवाले से हम आगाही फैलाएं और कोशिश करें कि हम इस रास्ते पर गामजन हो जो हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान से इस वबा का खात्मा हो। और आपने बिल्कुल एक बात की जो करके इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड करूंगी कि मिंबर और मेहराब
एक ऐसे प्लेटफॉर्म जिसको आप जिस तरह से चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इसके इस्तेमाल से जब आप 4 लोगों से खिताब करते हैं तो हरमीत आप 4 लोगों से नहीं 4 ख़ानदानों से खिताब करते हैं। तो आपके पास जो प्लेटफॉर्म है, अगर हम मॉर्निंग शो कर रहे हैं, हमने अगर अग्रेसिवली इस पर एम्फसाइज किया, आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मौलवी हजरात ख़ास तौर पर, अगर हम मौलाना साहब की बात करें, बहुत जो लोग उनको मानते हैं, फॉलो करते हैं, उनकी तबलीग जो है उस वो असर रखती है। तो जो प्लेटफॉर्म आपके पास है उसको इस्तेमाल करें और माँ बाप को इस चीज़ पर कन्विंस करें कि अपने बच्चे को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। अगर आपके घर पर एक टीम आ रही है तो उसके साथ कोऑपरेट करें। अगर टीम आप तक नहीं पहुंची तो खुद इस चीज़ को डायग्नोस करें कि अपने बच्चे को पोलियो की वैक्सीन या पोलियो के कतरे कहाँ से पिलाने हैं, और ख़ुद जाके अपने बच्चे को ज़िंदगी भर की माजूरी से खुदारा ज़रूर बचाएं। 16 जनवरी से 20 जनवरी तक इस कैंपेन का बाकायदा पाकिस्तान में आगाज़ कर दिया गया है। 4 सूबों में किया गया है। खुद तो आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते हैं, लेकिन आपसे मुंसलिक जो रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनसे भी इस हवाले से बातचीत करें। बातचीत करके आप जिसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं उसको नॉर्मलाइज करें। अपने बच्चों का भी ख्याल रखें और इर्द गिर्द भी ख्याल रखें कि क्या कोई बच्चा जो है वो इससे महरूम तो नहीं हो रहा, या ज़िंदगी भर की माजूरी उसका इंतज़ार तो नहीं कर रही। ये चीज़ें आपने मेक श्योर करनी है, तो इसका ज़रूर ख्याल रखें। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। उम्मीद है कि आप काफ़ी हद तक इस बात पर कन्विंस हो चुके होंगे और इस पर नज़रसानी ज़रूर करेंगे। आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो इस वक्त इस तरह से है कि पंजाब असम्बली तहलील कर दी गई है। KP की असम्बली भी आज तहलील हो चुकी है और अब इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं कौमी असम्बली जाऊँगा। नून लेके कुछ लोगों से मेरी बातचीत जारी है। हरमीत पाजी, आपके पीछे से 2-3 अहम बड़ी जो चेंजेस हैं वो आए हैं और आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स ये है कि 34 अरकान का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया है और शेख रशीद का भी कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर हो चुका है। तो अब क्या स्ट्रैटेजी है जो कि इमरान खान साहब लॉन्च करने जा रहे हैं, जिस पर वो बार बार ये कहते हैं कि मैं शहबाज शरीफ की नींदें हराम कर दूंगा। तो अब हमने देखना ही है, इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आज की पॉलिटिकल स्टोरीज में। आगे बढ़ेंगे, पोलियो की बर्थ प्रेस से हम दोबारा बात करेंगे डिटेल में और कुछ सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि आपको लॉजिकल रीजंस देंगे इस हवाले से कि क्यों आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा दरमियानी उम्र, यानी जब आप टीन एज से निकल जाते हैं और बुढ़ापा तो नहीं कहूँगी लेकिन सीनियरिटी और ख़ास तौर पर मेच्योर लाइफ की तरफ जा रहे होते हैं, तो ये इन बिटवीन जो टाइम पीरियड होता है उसमें ज़हनी दबाव जो होता है उसको एक बीमारी का नाम दिया गया है, इसको डिमेंशिया कहते हैं। अब ये क्या बीमारी है, ये कैसे होती है और आपके कौन कौन से ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं आपको जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप इस बीमारी से दो चार हैं, इससे बचना कैसे हैं, इसके सिंबल्स क्या क्या हैं, ये सब चीज़ें जो है वो इसका एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डिटेल में आज हमने एक सेगमेंट रखा है, ये भी आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे, एक आर्टिस्ट से आपको मुलाकात कराएंगे। एक आर्टिस्ट जो है बेसिकली वो लोहे के जो कील होते हैं उससे खूबसूरत आर्ट बनाते हैं और ये आर्ट जो है वो कैसे बनाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं और कितना आर्टिस्टिक ये एक इमेज पोर्ट्रे करते हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ट्रेलर भी है आज मूवी का आफ्टर सो मेनी डेज और अब्दुल रऊफ साहब की शदीद याद आएगी मुझे इस टॉपिक पर, इस पूरे ट्रेलर को एनालाइज करने पर। लेकिन एक मूवी का ट्रेलर भी है जो कि हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि मूवी कब इज अबाउट टू रिलीज। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं अपने डेली डोज की तरफ। बहुत से आपसे डिस्कस करने वाली और सबसे पहले हम आपको जो खबर डेली डोज में देंगे वो ये है कि उम्र हो तो इतनी हो, और इतनी उम्र में भी अगर आपके पास दुनिया की मुअम्मर तरीन खातून होने का एजाज़ हासिल हो तो ये एजाज़ भी एजाज़ है। एजाज़ तो एजाज़ होता है जैसा मर्जी हो, लेकिन आप सोचें कि 119 साल की इन्होंने हो जाना था फरवरी 11 को, लेकिन उससे पहले इनकी वफ़ात होगी। दुनिया की मुअम्मर तरीन खातून जो है, मैं उसकी बात कर रही, जिसकी उम्र जो है हरमीत 118 साल है और 105 साल की उम्र तक ये काम करती रही हैं। और इस उम्र में भी इनका पिछले रिसेंट इंटरव्यू में ये कहना था कि मुझे अफसोस होता है कि मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ बिकॉज मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता, वरना तो 105 साल की उम्र तक वो काम करती थी। एंड गेस व्हाट, डांसिंग करती थी, डांसिंग सिखाती भी थी। तो हरमीत वैसे ये उम्रें वहीं पे होती हैं इतनी, यहाँ पे तो 40-50 के बाद ही हम रह जाते हैं। वैसे अगर सोहा अगर आप देखें ना कि हमारे यहाँ कुछ, क्योंकि जाहिर बात है मैं कुछ पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा घूमा हूँ, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, तो हमारे यहाँ बड़ी कम इस किस्म की उम्रें पाई जाती हैं। और मेरी एक शख्स से मुलाकात हुई थी, बल्कि 2 या 3 आप कह सकते हैं, और उनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो उसमें से एक शख्स की उम्र जो थी वो 104 साल थी, दूसरे की 109 साल थी और उसके तकरीबन 60-70 के करीब उसके नवासे और बच्चे और ये सब मिला के कोई
100 के करीब लोग बनते थे। तब मैंने जब उनसे पूछा कि ये इतनी तवील उम्र का राज क्या है, तो एक तो उसका कहना ये था कि मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, वॉक और फिर लकड़ियाँ काटना और सारा कुछ, और दूसरी बात यह है कि मैं खुराक जो है वो बिल्कुल प्योर देसी खुराक इस्तेमाल करता हूँ। मेडिसिन के हवाले से उसका कहना ये था कि मैं नहीं लेता, मेरी कोशिश होती है कि जो जड़ी बूटी हैं उसका इस्तेमाल मैं करता हूँ। लेकिन आपने वहाँ की बात की तो जाहिर बात है, हम आपकी बात दुरुस्त भी है कि वहाँ पे जो खुराकें हैं, वहाँ पे आप देखें ना कि कनाडा का हेल्थ सिस्टम इतना रिच है कि वहाँ पे कोशिश की जाती है कि खाना पीना ऑर्गेनिक हो, इसलिए उनका जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको बड़ा वीक बनाया गया है। तो कोशिश ये होती है कि फूड अगर अच्छा हो तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप सेहतमंद होगे, आप तवील उम्र जो है वो गुजार सकेंगे। तो आप इनकी उम्र को देखिए कि 105 साल तक, हमारी तो इधर 60 साल होती है तो घुटनों में दर्द भैया। साल में तो 60-70 साल की उम्र की बात कर रही हूँ। हरमीत, एक और बात ये है, छोड़ दे और आराम करे, आराम फरमाए। बूढ़े हो गए इसका मतलब नो काम, सिर्फ रेस्ट इन बेड इज योर कंपनी जो आप सारा दिन एंजॉय करते हैं। बट ऑल दो आपको जाते जाते ये भी बता दें कि 119 साल ये खातून है, लेकिन इनकी वफात के फौरन बाद ये क्रेडिट और ये एजाज भी किसी और के नाम चला गया है, और जिनके नाम गया है उनकी उम्र भी 115 साल है। मारिया एडिसन की मैं बात कर रही हूँ। इस खातून की वफात के बाद ये खिताब जो है फौरी तौर पर मारिया के पास चला गया है, जिनकी करंटली उम्र 115 साल है। तो एक लाइन लगी हुई है इन लोगों की जो कि इतनी उम्र गुजारते हैं और अपने आप को फिट रखते हैं ताकि वो इतनी लंबी उम्र इंजॉय कर सकें, सिर्फ गुजार ना सकें। तो काइंडली आप भी ज़िंदगी गुजारें ना, इसको जिए और सेहतमंद ज़िंदगी जिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं जनाब, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। रिसाइकल करना या ऐसी चीज़ों को इस तरह से इस्तेमाल करना, ये जापानीज़ लोग जो हैं वही इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। और अगेन इनोवेट भी उन्होंने किया है, इनिशिएट भी उन्होंने लिया है। जापानी कंपनी है काउशी केमिकल कंपनी। उन्होंने बेसिकली केमिकल्स और प्लास्टिक को तो इस्तेमाल किया ही किया है, लेकिन जो सीपियाँ होती हैं जो समंदर किनारे बड़ी तादाद में पड़ी रहती हैं और उनको इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाता, अब उनका हेलमेट बनाया है और इसको नाम दिया है शेलमेट का, क्योंकि ये शेल्स यूज हुई हैं। तो शेल्स और प्लास्टिक के मिक्सचर से ये हेलमेट जो है, अब ये हेलमेट नहीं, ये शेलमेट है और इट सीम्स टू बी लाइक शेल। हरमीत, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत तरीके से जिस तरह आपने बात की। तो अगर आप कराची से हटके बलूचिस्तान की तरफ अगर आप जाएंगे तो समंदर के किनारे आपको इसी पे बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। इसी तरह अगर बॉम्बे की तरफ आप जाएंगी तो वहाँ पे भी भरा होगा किनारा। लेकिन आप देखें ना कि इस्तेमाल की बात है, तो आपने जापान का जिक्र किया है कि ये काम इसके इक़दाम जो हैं उनकी जानिब से किए जाते हैं और मेरे ख्याल में उन्होंने इसका फ़ायदा भी उठाया। और जाहिर बात है समंदर के आसपास ये बिखरे ज़्यादा पड़े नज़र आते हैं, तो उससे हेलमेट बनाना है, क्योंकि जाहिर बात है आप देखें ना कि हेलमेट की तो वैसे भी ज़रूरत आती है, चाहे आप मुख्तलिफ काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं या आप साइकिल चलाते हैं। बाहर तो ज़्यादा साइकिल का रिवाज बड़ा ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा इनिशिएटिव है। और इस किस्म की चीज़ें, यानी छोटी मोटी चीज़ें जो हमारे यहाँ भी हैं लेकिन हमने उससे फ़ायदा नहीं उठाया, हमने कोशिश नहीं की कहीं ना कहीं ये इससे ये फ़वाइद जो है हम हासिल कर सकते हैं। तो अच्छा हरमीत, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जाते आगे अगली खबर पर एक और बात मैं कोट कर दूं, वो ये कि वहाँ के जो लोकल माहीगीर हैं उसको शामिल किया गया है इस पूरे प्रोजेक्ट में, और वो जो सीपियाँ 40,000 टन हर जो है महाना वो फराहम करते हैं इस कंपनी को, और ये कंपनी जो है वो शेलमेट्स बना रही है। तो लोकल माहीगीर जो है उनको भी इस पर काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो ये माहीगिरी का पेशा खासतौर पर वहाँ पर भी अब ज़्यादा एक्सेल करेगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर जो है वो खबर को एक्सप्लेन करने से पहले आई वॉन्ट यू गाइस कि आप ये वीडियो देखें और आप सोचें कि वाकई आंखों का धोखा है या फिर ये चालाकी है। हमें आपको ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, बेसिकली इसमें आपको एक सुनहरी बिल्ली नजर आ रही है, लेकिन ये सुनहरी बिल्ली जो है उसके पीछे एक और काली बिल्ली है जो कि पीछे दरख्तों में मौजूद है, दरख्त कह लें या घास फूस कह लें या फिर गार्डन जो है उसमें मौजूद है। उसने लेफ्ट साइड पे देखा, इशारा किया काली बिल्ली को कि जैसे मैं तुम्हें इशारा करूंगी फौरन तुमने बाहर निकल के आ जाना है। तो दिस सीम्स टू बी लाइक कि एक ही बिल्ली है, लेकिन जैसे वो स्टेप फॉरवर्ड करती है तो एक बिल्ली में से दो बिल्लियां निकलती हैं, एक काली बिल्ली और एक सुनहरी बिल्ली। और ये जिस तरह की मर्जी शरारतें करें, आपको पता है हरमीत, जो कैट पेट्स होते हैं ना उनको आप वैसे इतना पसंद करते हैं, वो वैसे आपको इतनी प्यारी लगती है। तो ये तो बड़ा ट्रिकी था, मतलब सोच है भाई, वो बनाना चाहती है ऐसी वीडियो, दे वांट बिकम फेमस। बड़ा ट्रिकी भी है, मजे का भी है। और आप देखें ना उस वीडियो में भी वैसे जैसे आपने एक्सप्लेन किया, बड़े मजे से आपने भी एक्सप्लेन किया। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं पेट्स जो हैं उससे बहुत ज़्यादा लोग, हमने देखा कि बिल्लियाँ लोग बड़े शौक से भी पालते हैं और उन्हें उसके लिए फिर खुराक जो है उसका अलग ध्यान रखा जाता है। और
मेरे एक कस्टमर थे वहाँ पे, तो मैं उमूमन जब जाता था तो उसने पूरा टब सजाया होता था और उसका नहलाना दहलाना और पूरा टाइम जो है अपने वो एक बिल्ली उन्होंने पाली थी बड़ी खूबसूरत किस्म की, तो बड़ा टाइम लोग देते हैं। लेकिन आपकी बात से कि अगर वीडियो को आप देखें तो बड़ी मजे की वीडियो है, और खासकर बच्चे जो हैं इस किस्म की वीडियो से ज्यादा महसूस होते हैं जब वो देखते हैं, और खास करके जो पेट्स लवर हैं वो भी, उनको भी बड़ी इस किस्म से अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन आप देखें ना कि बड़ा अच्छी से आप देखें, बड़ी मुख्तलिफ किस्म की ये वीडियो है, अचानक से इशारा होता है, क्या होता है। अरे रिमीत, आप ये देखिए कि आप बच्चों की बात करें, बच्चे कैट पेट्स को बहुत पसंद करते हैं, बड़े बहुत पसंद करते हैं। हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है वलिया, वो 12 साल से एक बिल्ले के साथ रह रही हैं और वो इतना प्यार करती है, मोहब्बत करती है उनसे। वो गुम हुआ, मिल गया, लेकिन अब वो बिल्ला जो है उसकी डेथ हो गई है। और आपको पता है कि जो बड़े लोग हैं खासतौर पर बड़ी बिल्लियों से अटैच्ड होते हैं, बिल्लों से अटैच्ड होते हैं और बच्चों की तरह इनको रखते हैं, और फिर इस तरह हो जाए तो फिर तकलीफ भी काफ़ी होती है। ऑल दो आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर है आखिरी खबर, और ख़बर ये है कि भी ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और कूद के जाना है या डूब के जाना है, लेकिन जाना है। आपको पता है ये बिल्कुल शेर सूट करता है इस मेले पे। ये मेला जो है बेसिकली स्पेन में ये सजाया जाता है, जिसपे घुड़सवार जो है वो आग के दरिया को अबूर करके जलते हुए शोलों में से वो क्रॉस करते हैं, और इस मेले को हर साल सजाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। लोग खासतौर पर इस एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। ये शेर बिल्कुल मुरादाबादी का जो है ना, ये बिल्कुल फिट जाता है इस पे। बिल्कुल इस पे फिट आता है, बिल्कुल जबरदस्त आपने बात की। लेकिन जाहिर बात है यहाँ आशिक थोड़ी वो कूदने वाले और हैं। सुहा, एक चीज जो मैंने देखी है, जो मुतालिया किया है, वहां पे एक चीज हमें नजर आई है कि अगर मैं हिंद की बात करूं, ओवरऑल हिंद की बात करूं, एक रिच कल्चर हमारा, कमाल की जो रीत रिवाज है हमारे, और जबरदस्त किस्म की हिस्ट्री है। लेकिन अगर आप स्पेन या दीगर ममालिक को आप देखें तो तरक्की करने के बाद उन्होंने अपने जो पुरानी हिस्ट्री थी उस पर काफी फोकस किया और पुराने जो रीत रिवाज थे उनको जिंदा रखा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो है एक तो दिन रात पॉलिटिक्स, जिसकी वजह से सारे बच्चे जो हैं वो भी पूरे सियासतदान हो गए। जो कल्चर था, जो हमारे रीत रिवाज थे, उसको बिल्कुल कहीं ना कहीं हम भूल गए। आप मुझे पंजाब याद है, पंजाब, अंदरूनी पंजाब याद है, मेले ठेले, बहुत सारी चीजें, किस्से कहानियां हुआ करती थी। अब आप देखें ना कि वो सारी चीजें फीके पड़ गई हैं और कहीं ना कहीं कुछ एक्सट्रीमिज्म ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया हमारे मुल्क का। तो सूरत हाल ये है, अगर आप देखें, मुतालिया करें तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भी हैं, इस तारीख में भी, तारीख हिंद में भी बहुत सारी है। लेकिन अगर स्पेन और दीगर ममालिक को देखें तो जिंदा दिल कौमें वही होते हैं जो अपने पुरानी, सदियों पुरानी जो रीत रिवाज है उनको नहीं भूलते और उनको जिंदा रखती हैं। तो ये देखें ना, एक ट्रेलर है, बड़े मजे का दिख रहा है वीडियो में, अगर आप देखें। और हरमीत, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसी एक्टिविटीज जो है वो होनी चाहिए। पहले हम देखते थे, मूवीज देखते थे, ड्रामाज देखते थे, अब बच्चे तक सियासी हो गए हैं। कहते हैं बच्चे गैर सियासी होते हैं, ये स्टेटमेंट गलत हो गई है। एवरीवन ग्लू टू द स्क्रीन, क्या पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपको डाइवर्ट भी करती हैं, माहौल को भी थोड़ा लाइट करती हैं। तो इस तरह की कल्चरल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो बेसिकली पॉलिटिकल सेगमेंट में हम बात करेंगे इमरान याकूब साहब से, सीनियर एनालिस्ट है हमारे साथ शो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। सर, कहिएगा कि पंजाब असेंबली तहलील हो चुकी है, केपी की असेंबली आज तहलील हो गई है और समरी पर गवर्नर ने दस्तखत कर दिए हैं, और वहाँ पर इमरान खान साहब कहते हैं मैं कौमी असेंबली जा रहा हूँ। कौमी असेंबली के इस्तीफे जो है मंजूर हो गए हैं, शेख रशीद और फिर 34 अरकान के भी। तो ये जो सियासी रोलर कोस्टर है, कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा, क्या होगा, क्या प्रेडिक्ट करते हैं आप? लेकिन गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में, मैं हमेशा कहता हूँ, आपके प्रोग्राम में कई दफा बात की है कि सियासत जो है वो मुल्की मफाद के लिए या सियासी मकासद के लिए नहीं, अपने जाती मफाद के लिए और जाती मकासद के लिए की जाती है। तो जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ये खुल के बात सामने आ गई, ये चीजें साबित हो गई हैं। आप देखें, इमरान खान साहब 9 महीने से तमाम लोग कह रहे थे कि आप असेंबलियों में आ जाएं, असेंबलियों में आ जाएं, असेंबलियों में आ जाएं, आप इन्हें टफ टाइम देंगे, ये माने फैसले नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा मैं ना मानू, यही रट लगाए रखी और नहीं गए। आज जब उन्हें अपना सियासी मफाद सामने आया कि ओहो, ये तो अगर राजा हाजिर है अपोजिशन लीडर, तो ये तो अपनी मर्जी से मामला तय कर लेंगे, अपनी मर्जी से अपनी निगरान हुकूमत तय कर लेंगे, अपनी मर्जी से सारे काम कर लेंगे। तो उन्होंने सोचा मैं वापिस जा रहा हूँ। लिहाजा उसके जवाब में पीडीएम ने क्या करना था, पीडीएम ने भी अपना सियासी मफाद देखा।
उन्होंने भी मुल्क का मुफाद नहीं देखा। जो कहते थे कि आ जाओ आ जाओ, जब इन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं, उन्होंने कहा हो ये तो आ गया तो वाकई मसला बन जाएगा। उन्होंने कहा चलो कुछ नहीं होता, 35 लोगों के और इस्तीफे मंजूर कर लो। उन्होंने वो 35 बंदे मजीद फड़का दिए। मामला ये है कि इसमें आप ये देखें कि मुल्क का फिर किसी को एहसास ना हुआ ना। सही कह रहे हैं। ये तो किसी को नहीं पता कि भाई मुल्क देखे मुआशी सूरत हाल क्या है। गरीब आदमी को रोटी नहीं मिली, गरीब आदमी क्या तो सफेद पोश बेचारा मर गया है। लोग अपने बच्चों की फीसें लेने के लिए उधार मांगते फिरते हैं। हाय हाय हाय। लोगों की रोटी पूरी नहीं हो रही, लोग बिल नहीं दे पा रहे। आप यकीन करें कि मैं आपको क्या बताऊं कि मैं ऐसे सफेद पोश लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल से उठा दिया। वो कहते हैं सर हम नौकरी करके इतने पैसे नहीं कमा रहे कि हम बच्चों की फीसें दे सके, इसलिए हम उन्हें घर में पढ़ा रहे हैं। हालात अच्छे होंगे तो साल 2 साल बाद दोबारा वापस उन्हें स्कूल में दाखिल करवा देंगे। हालात ये, और ये सियासी लोग जो हैं ये अपने सियासी हथकंडे इस्तेमाल करने में लगे हैं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार बचाना या इक़्तिदार हासिल करना है, और तीसरी बात कुछ नहीं है। जी हरमीत जी। अच्छा इमरान साहब, अगर हम देखें, आपने बहुत बजा फरमाया कि सियासतदान अपने मफाद को ही देखते हैं। आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो साहब ने पार्लियामान की तरफ आने का जब इशारा किया था तो उन्होंने धमकी दी थी पीटीआई को कि इसका खमियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। और आपने देखा था कि शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह ने यह तक कहा था कि आप सियासतदान बने और पार्लियामेंट की तरफ आएँ। और जो राजा परवेज अशरफ साहब हैं, स्पीकर साहब, उनका तो ये कहना था कि मेरी आईनी जिम्मेदारी है कि आप रिटर्न बाय हैंड लिख के आएंगे, फर्दन ये मैं मंजूर करूंगा। अब कल जो ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आया कि हम 70 जो मजीद इस्तीफे हैं वो भी मंजूर कर सकते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कितना बड़ा झटका है पीटीआई के लिए? पीटीआई ने जो चाल चलनी थी या जानबूझकर ये चाल खेली गई है पीटीआई की जानिब से? नहीं, पीटीआई जो है ना उसके ये जो चाल उसने चलनी थी पीडीएम ने अपनी दानिश में तो उसको चारों खाने चित कर दिया। देखें, इन्होंने ये सोचा था कि हम वापिस चले जाएं, और इन्होंने ये खबरें भी जानबूझ के मीडिया में चलवाई कि जी नॉन लीग के कुछ लोग हैं हमारे साथ राब्ते में हैं। बेफिजिकल इमरान खान साहब के हवाले से ये खबर चलवाई गई जराए के साथ के जी खान साहब ने ये कह दिया कि नहीं आप सिर्फ उतने लोगों से टिकट का वादा करें जिनको आप अकोमोडेट कर सकें। तो ये सारी बातें करके मकसद सिर्फ ये था कि इनको ये किया जाए कि ये तैयार हो जाए कौमी असम्बली में तोड़ने के लिए। अब दूसरी तरफ ना वो शाहिद खान साहब भी बड़े गाग सियासतदान बैठे हैं। उन्होंने कहा हाँ साहब हम असम्बली तो नहीं तोड़ते लेकिन हम आपकी कमरे तोड़ने की जरूर कोशिश करते हैं। उन्होंने बंदों के इस्तीफे मंजूर कर लिए। अब वो बाकी जो 70 हैं वो भी करके वो कर सकते हैं, लेकिन इशू ये है कि क्या ये चीजें करके ये हथकंडे इस्तेमाल में जानबूझ के गैर मुनासिब लफ्ज है हथकंडे, लेकिन मैं हथकंडे इस्तेमाल कर रहा हूँ कि क्या ये हथकंडे इस्तेमाल करके हमारे सियासतदान जो है मुल्की मसाइल को हल कर लेंगे? क्या ये हथकंडे इस्तेमाल करके जमहूरियत पनप सकेगी? क्या ये हथकंडे इस्तेमाल करके गरीब आदमी के मसले हल हो जाएंगे? तो मैं बड़ी माजरत के साथ कहता हूँ कि मुझे तो इन हथकंडों के बाद कोई भी चीज हल होती हुई नजर नहीं आती। सर मुल्की मसाइल इनका फोकस ही नहीं है। दरअसल बात सिर्फ ये है जो इमरान खान साहब के साथ हुआ उसको किसी और के साथ करने की तैयारी वो फुल करके बैठे हुए हैं। अब अगर तरीके अदम इत्तेमाद लाई जाती है तो आप क्या देखते हैं कि उसके बाद किस हद तक कामयाबी मिल सकती है या मिलेगी? पहले तरीके अदम इत्तेमाद आई थी तो डायनामिक्स 360 के एंगल से चेंज हो गए थे, अब दोबारा हमें वही एक्सपेक्ट करेंगे हम? नहीं जी, अब तो देखे ना 35 लोग तो इनके मजीद कम हो गए हैं। तो पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब तरीके अदम इत्तेमाद लाने की पोजीशन में ही नहीं थे। अच्छा, अगर बिलफर्ज वो ले भी आते हैं तो उसके कामयाब होने का चांस तो 0% है ना। अब तो फर्क इतना है कि कैसे वो फर्क पूरा होगा। अब तो अगर एमक्यूएम इनके साथ भी मिल जाए तो फिर भी वो फर्क पूरा नहीं होता।
ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। अच्छा इमरान साहब, आप उमूमन हम देखते हैं आपकी गहरी नज़र होती है सियासत पे और इस मुल्क के हालात पर आपने रखी भी है और आपके तजज़िये भी हम सुनते हैं। आपसे जानना चाहेंगे सर, 2 खरब कल जो ये मामला हुआ है तो उसके बाद 2 खरब डूब गए हैं, यानी इस किस्म के स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्रश कर चुकी है। और आपने शुरुआत में बताया कि किस किस्म से सफ़ेद पोश जो हैं वो जिन हालात से वो गुजर रहे हैं, यानी ये इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है कि अपने बच्चे को भी आप स्कूल से निकाल दें। सर आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या देखते हैं, एक पीडीएम की कोशिश है कि इलेक्शन जो है डिले किए जाएं, कोशिश ही की जा रही है और सारे मामलात को खैबर पख्तूनख्वा के भी समरी भी जो है वो भी पहुंच चुकी है, पंजाब तो पहले तहलील हो चुकी है। इलेक्शन क्या आप समझते हैं कि वायद हल हो सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया जो इन्वेस्टर हैं वो भी एक गैर यकीनी सूरत हाल से वो भी दो चार हैं सर? मेरे ख्याल से सर को आवाज़, लेकिन थैंक यू सो मच। और हरमीत आपका क्वेश्चन जो बिल्कुल वैलिड है सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि सियासी अदम इस्तेकाम इस हद तक आ चुका है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। हमने क्विक ब्रेक ले लिया, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो और सेकंड चांस तो हर किसी को मिलना चाहिए और इसीलिए मैं भी आपको सेकंड चांस देती हूँ कि अगर आपने पहले पूरे घंटे में कोई सेगमेंट मिस किया है तो आपने गलत किया है, कल आप ऐसा ना कीजिएगा। आज का ये सेगमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त टीनेज से निकल चुके हैं और अपनी शदीद मैच्योर एज की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये जो इन बिटवीन टाइम पीरियड होता है जिसमें आपको लगता है कि आपने या तो वक्त ज़ाया कर दिया है या फिर कुछ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वरना ये उम्र निकल जाएगी। ये जो दरमियानी एज के लोग होते हैं ये ज़्यादातर ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं। मैं कई दफ़ा कह चुकी हूँ कि इट सेल्फ बाकायदा ये बीमारियां हैं जिसे हमने इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि हर दूसरा तीसरा बंदा एक दूसरे से कह रहा होता है कि मुझे एंजाइटी भी है, मैं डिप्रेशन में भी हूँ, मुझे स्ट्रेस भी है। अगर इनकी ग्राउंड रियलिटीज़ में देखा जाए तो बाकायदा बीमारियां हैं, लेकिन हमने इसको नॉर्मलाइज कर दिया है। ज़हनी दबाव का शिकार दरमियानी उम्र के लोग जिनको बीमारी डायग्नोस ही की गई है कि उनको ऐसी बीमारी होती है जिसे हम डिमेंशिया कहते हैं। बीमारी कैसी है, इसके सिम्टम्स क्या है, आप कैसे घर बैठ के इसको डायग्नोस कर सकते हैं, इसको लाइट नहीं लेना, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर ताहिरा रुबाब मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू फॉर द $100 स्माइल, क्योंकि इसी के साथ अपने दिन का आगाज़ आपको करना चाहिए और हमें भी यही करना चाहिए जो कि हम नहीं करते। तो मुस्कुराएं क्योंकि मुस्कुराने पे कोई पैसे नहीं लगते। बिल्कुल, और मुस्कुराहट इन्फेक्शियस होती है। मैं स्माइल करूंगी तो आप भी करेंगे और आपको देख के कोई और भी करेगा। हाँ, ये मतलब ये वो है जो आप एक्सचेंज करते हैं चीजें। ट्रू, और एंटी स्ट्रेस भी है स्माइल। अच्छा, आपकी इस एज में जो दरमियानी एज होती है ताहिरा, कितना ज़्यादा ज़रूरी है उस एज में अपने स्ट्रेस को किन चीज़ों से इंसान रिलीज़ करे कि मुस्तकबिल की सोच भी रखनी है, उसकी फ़िक्र भी है और फिर कहीं ना कहीं ये डर भी होता है कि कहीं मैंने वक्त ज़ाया तो नहीं किया जो अपनी टीन एज मैंने बस गुजार दी है याशी में, या फिर बस फ़िक्र नहीं थी किसी चीज़ की मुझे उस एज में। मिड एज हमेशा ही एक बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता है क्योंकि हाँ, आने वाले दिनों का खौफ बहुत ज़्यादा होता है और गुजरे हुए दिनों की परेशानी ज़्यादा होती है कि टाइम शायद ज़्यादा हो गया। हाँ, मिड एज क्राइसिस जो है वो लोग अक्सर एक्सपीरियंस जो है उसको करते हैं। और ऑफ कोर्स इसमें स्ट्रेस बड़ा डिफरेंट किस्म का होता है क्योंकि अगर आपने अपने कुछ गोल्स बनाए हुए थे वो अभी तक अचीव नहीं हो पाए तो वो एक प्रेशर है। आपकी अपनी एक फैमिली लाइफ स्टार्ट हो चुकी हुई होती है, वो एक प्रेशर होता है। एंड फिर आप देखते हैं कि चाहे इफ़ यू आर अबाउट 40s और समथिंग और 40 to 50 के बीच में कहीं फॉल कर रहे हैं तो आपको आगे नज़र आता है कि अच्छा वो जो एक यूजुअल लाइफ स्पैन है हमारा उसमें हम कहाँ फॉल कर रहे हैं, तो वो टाइम आपको थोड़ा सा कम नजर आना शुरू होता है। आपको ये फिक्र ही मार देती है कि आप बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। एग्जैक्टली, बहुत सारी रियलिटी है। हाँ। एक्सेप्ट दैट, आपने बूढ़े होने हैं। हाँ, मगर वो सोहा ये कहना बहुत आसान है कि एक्सेप्ट दैट, एंड आप और मैं शायद इसलिए कह सकते हैं कभी हम उस स्टेज के ऊपर नहीं हैं। मैं तो वैसे जाने वाली हूँ, ये नहीं है। नहीं मैं भी अबाउट टू, क्या 30s में आप पहुंच जाए तो इसका मतलब उस आगे का स्पैन जो वो ऐसी है। तो ये कहना आसान होता है मगर उसमें थोड़ी सी स्ट्रगल ज़्यादा हो जाती है। बट अगर आपकी लाइफ पीछे थोड़ी सी सक्सेसफुल रही हो, यू हैव अचीव्ड योर गोल्स और फैमिली लाइफ थोड़ी सी स्मूथ रही है, तो फिर आपका ये जो मिड एज क्राइसिस है ये भी बड़ा अच्छा सा गुजर जाता है बिकॉज यू हैव सपोर्ट, यू हैव फ्रेंड्स, यू हैव सक्सेस इन योर लाइफ। अच्छा ताहिरा, मुझे ये बताएं कि हरमीत पाजी भी इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं, वो भी क्वेश्चंस पुट करेंगे, लेकिन ये सवाल जो है मेरा स्क्रीन के उस तरफ जो ख़वातीन बैठी है ना वो रिलेट करेंगी इसको। मिड एज जो होती है ना, आजकल ख़वातीन की शादियाँ लेट होती है ऑफ कोर्स, और ये जो मिड एज है वो ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि 30+ ख़वातीन जो हैं, पहले 20-21 साल में शादी हो जाती थी, फिर 25-26 और अब 30 तक पहुँच जाती है
खवातीन की शादी, बिकॉज दे आर वर्किंग वुमेन्स ना। अब खवातीन जो जहनी दबाव का शिकार होती हैं इस एज में, जो मिड एज होती है, वो ज़्यादातर अब ये देखा जा रहा है कि शादी की वजह से। हाँ, ये प्रेशर बिल्कुल होता है, बिकॉज देखिए आप बेशक वर्किंग लेडी हैं या आप एक हाउस जो है घर में रहने वाली खातून है, तो इन एनी केस शादी जो है ये आपकी ज़रूरत है। ये आपका एक ऐसी, आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए होती है, आपको फिज़िकल नीड्स हैं, आपकी इमोशनल नीड्स हैं, फिर आपको अपनी लाइफ को एक अगली स्टेज के ऊपर लेके जाना है, तो ये बहुत बड़ा प्रेशर होता है। बिकॉज डिमेंशिया ऐसी कहते हैं? नहीं, डिमेंशिया इट्स नॉट, डिमेंशिया इज़ इंटायरली डिफरेंट एक्चुअली। कैसे फॉल करेगी डिमेंशिया? डिमेंशिया में हम यूजुअली वो लोग फॉल कर रहे होते हैं हु हैव क्रॉस देयर 50s, यानी वो 50 क्रॉस कर चुके हैं। तो ये डिमेंशिया जो है बेसिकली ये एक मेमोरी का जो है, जिसको आप कहेंगे कि याददाश्त का लॉस हो जाना जो है वो है। और यूजुअली ये बड़ा ग्रेजुअल होता है, इट डज नॉट कम ओवरनाइट कि बस जी ओवरनाइट मैंने आंखें खोली, जैसे हम अक्सर टीवी में देखते हैं मेरी याददाश्त चलेगी, ऐसा नहीं है। इट डज नॉट हैपन। ये ग्रेजुअली जो है ये एज के साथ बिल्कुल, और यूजुअली 50s के अराउंड जाके ये चीज़ें आपको स्ट्राइक करना शुरू करती हैं, जिसमें शुरू में इस तरह से होता है कि आपको अपना प्रेजेंट जो है, करंट जो चीज़ें हैं वो भूलना शुरू होती हैं, यानी डे टू डे जैसे जैसे कहते हैं आप, शॉर्ट टर्म मेमोरी आपकी इफेक्ट होना शुरू होती है उससे, और आपको पुरानी बातें बहुत ज़्यादा याद रहती हैं। जैसे आप खाना स्किप कर सकते हैं, अपना भूल जाए, आपने खाना खाया बट आप भूल जाएं कि कब खाया। एग्जैक्टली। और फिर इसी तरह से ये हो सकता है कि जी आपको वॉशरूम वगैरह का कंट्रोल और वो सारी चीज़ें जो है वो स्किप होना शुरू हो जाए। आज आप किससे मिले थे वो आप भूल जाएं, लोगों के नाम, रीसेंट मेमोरी एक्चुअली आपकी इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। और ये ओवरनाइट नहीं होता, ये इट टेक्स years एंड years, और फिर ग्रेजुअली ये बहुत वर्स हो जाती है। डिमेंशिया किस, आपने 50 प्लस की बात की, लेकिन अगर मिड एज की बात की जाए तो मिड एज किस एज से किस एज में शुरू होती है? यूजुअली डिमेंशिया तो आप नहीं कह सकते कि स्टार्ट हो जाता है। अल्जाइमर्स एक ऐसी डिजीज़ ज़रूर है, वो भी मेमोरी प्रॉब्लम है, जिसको कहा यह जाता है, और इसके केसेस बहुत कम रिपोर्ट होते हैं। वो 35 years ऑफ एज जो है उसके बाद हो सकती है, 100% नहीं है, लेकिन डिमेंशिया यूजुअली 50s के बाद होता है। लेकिन एंजाइमर्स जो है ये आपको कुछ लोगों को ये होता है कि वो 35 के बाद शायद इसके कुछ सिम्टम्स जो हैं, कुछ फीचर्स उसको एक्सपीरियंस करना शुरू कर दें। बट बहुत क्लियर जो चीज़ें देखने की होती हैं ज़ोहा, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ एज जहाँ पे इतना स्ट्रेस है हमारे ऊपर, इतने ज़्यादा प्रेशर्स हैं हमारे, कि आपकी आदत उन प्रेशर्स की वजह से भी ख़राब होती है, मेमोरी आपकी हैम्पर हो जाती है। द अदर डे आई वाज हैविंग अ क्लाइंट जो कि मेरे ख्याल में वो 30s की होगी, शी वाज मैरिड वुमन। तो वो मुझे कह रही थी, मैंने उसको आई जस्ट इनकरेज हर कि तुम घर में रहती हो और फाइनेंशियल अगर क्राइसिस भी चल रही है, व्हाई नॉट टू सपोर्ट योरसेल्फ, और माशाल्लाह पढ़ी लिखी हो तो काम करने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, काम जितना तुम मैनेज कर सकती हो उतना करने में कोई हर्ज नहीं। तो शी सेड मैं नहीं कर सकती बिकॉज मुझे चीज़ें ही नहीं याद रहती। सो शी वॉज, अब यानी वो 32-35 के बीच में कहीं पे होगी, लेकिन शी सेड मुझे चीज़ें नहीं याद रहती, मेरा मेमोरी का बहुत प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, ये उसने मुझे कहा। तो जब मैंने उसकी हिस्ट्री ली तो बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, डिप्रेशन बहुत था, फिर एंग्जाइटी और चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे लाइफ के। उन चैलेंजेस की वजह से भी आपकी मेमोरी आपको लगता है कि ख़राब हो रही होती है, जबकि वो ख़राब नहीं हो रही होती, बल्कि वो जो चीज़ें बहुत बॉदर कर रही होती हैं ना, उन्होंने पूरे दिमाग को हाईजैक किया हुआ होता है। एंड यू जस्ट नीड टू रिजॉल्व दैट एंड देन यू विल बी गेटिंग बैक योर मेमोरी, और सारी चीज़ें बेहतर हो जाती। बट व्हेन वी टॉक अबाउट अल्जाइमर और डिमेंशिया, तो इसमें होने वाली चीज़ें रिवर्सिबल हैं। यानी डिमेंशिया और अल्जाइमर में मेमोरी अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी बात आपने की। वैसे डिमेंशिया के हवाले से एक रिपोर्ट नज़र से गुजरी तो उसमें नौजवानों के हवाले से भी ये चीज़ें मेंशन थी, लेकिन आपने क्लियर कर दिया। आपसे जानना चाहेंगे कि एक तरफ हम देखते हैं कि जो नौजवान है, खासकर जब डिग्री होल्डर होते हैं, जब वो एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, उसमें अगर लड़कियों की मैं बात करूं तो हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में पहले तो उनसे तवक्को की जाती है, घरों में भी एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाती है कि भैया अब आपने शादी करनी है, और लड़की की ख्वाहिशात होती हैं, वो उसने आगे बढ़ना होता है, कहीं ना कहीं उसको भी डिप्रेशन का वो शिकार हो जाती है। ऐसे में अगर लड़कों की मैं बात करूं, अगर उनको जॉब नहीं मिलती तो उनको भी बड़े ताने सुनने को मिलते हैं। सिर्फ खवातीन नहीं बल्कि जो लड़के होते हैं नौजवान, उनको भी ये ताने सुनने को मिलते हैं। तो ये कितना खतरनाक होता है और इससे कैसे निकला जाए? यानी नौजवान जो है या लड़कियां लड़के जो है कैसे अपने आप को निकाल सकते हैं? गुरमीत, बेसिकली मैं समझती हूँ हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम ये समझते तो हैं कि विमेन
I might have taken नहीं वो नाम करेक्ट कर रहे हैं, नाम बड़ा जरूरी है करेक्ट करना। I'm so sorry. हरमीत, हरमीत कोई बात नहीं, हो गुरमीत जाता है, सिंह हमसे भी तो हो मेरा जाता है। दोस्त ही है। उनको अपना दोस्त याद आ गया गुरमीत से, यही Oh, हरमीत। because I was having on किसी और शुक्र है चैनल पे गुरमीत को और इस याद नाम नहीं की आई कोई और हाँ, है चलिए ना कोई बात anchor? नहीं, अब हरमीत I पाजी was है just- ये। ये हरमीत, सॉरी। अच्छा, तो वो बेसिकली हम समझते हैं यही कि वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है और औरतों के ऊपर भी शायद अभी वही इक्वल प्रेशर ऑफ इकोनॉमिक है, जबकि ये झूठ है, ये गलत है। आदमियों पे अभी भी उतना ही इकोनॉमिक प्रेशर है, उसी तरह से फाइनेंशियल चीज़ें उनको मैनेज करना पड़ती हैं। और शायद मैं समझती हूँ कि अब क्योंकि एक रेस लगी हुई है, ज़्यादा कंपटीशन आ गया, तो अगर घर में अगर बहन बड़ा अच्छा कमा रही है और भाई नहीं कमा रहा, तो दिस इज़ एक्चुअली अ टफ कंपटीशन, और जिसके ऊपर आपको सुनने को मिलता है बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं। सो लड़के जो हैं, लड़कियां तो हम मार्जिन दे देते हैं, लड़की है बाद में काम कर लेगी, नहीं भी काम करेगी, दैट इज फाइन, बट टू बॉयज वी डोंट गिव देम एनी काइंड ऑफ हम मार्जिन। तो एफिलिएट करते हैं कि ये उन्हीं का काम है। हाँ, ये उनका काम है और वो बहुत ज़्यादा प्रेशर्स में जाते हैं। और हमने देखा है यंगस्टर बहुत सारे सुसाइड की तरफ चले जाते हैं, बहुत सारे यंगस्टर जो हैं डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और देन अल्टीमेटली विद एवरी पैसिंग डे हम देखते हैं कि हमारे यंगस्टर्स में एडिक्शन किस कदर ज़्यादा हो रही है, लोग ड्रग्स का सहारा कितना ज़्यादा ले रहे हैं। बिकॉज एक तो हमारा इस वक्त इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ दिस कंट्री बड़ा वल्नरेबल है, बहुत ही अनसर्टेन है इस बिल्कुल सही वक्त। कह रही हैं। तो इसमें यूथ के लिए चीज़ें ऑलरेडी बहुत लिमिटेड थी, देन अगेन हम बहुत सारे प्रेशर्स, इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं हमारे, तो वो और भी चैलेंजिंग है। और आने वाले दिनों में तो मुझे लगता है कि हमारे लिए एक बड़ी ही ये बताइए तो डॉक्टर इसका साहब, एक मतलब सवाल जो बड़ा अहम है आपसे जानना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी का महीना बड़ा कमाल का होता है, शादियां बड़ी होती हैं, और हमने देखा है सोशल मीडिया पे भी हमने देखा है कभी कभी इस किस्म की पोस्ट आती हैं कि शादी के 3-4 सेकंड बाद भी हमारे कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं कि पूछते हैं कि भैया खुशखबरी कब दोगी, यानी ख्वातीन से पूछती हैं। और इस तरह की जो सूरत हाल है वो घरों में भी होती हैं, और चाहे वो नानके जाती हैं, दादके जाती, जिधर भी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं ये सवाल होता है। तो उसके हवाले से भी हमने देखा है कि ख्वातीन जो है उनकी बड़ी तादाद ये होती है कि भैया वो फिर मायूसी नज़र आती हैं, अगर उम्मीद की कोई नज़र नहीं, किरण नहीं होती, तो थोड़ी बहुत मायूसी नज़र आती है। तो इसको आप क्योंकि ये भी बड़ा नुकसान पहुंचाता है इस किस्म के सवाल। हरमीत पाजी के जो सवाल है ना वो काफी रियलिस्टिक होते हैं। अब सवाल वो वही करते हैं जो खवातीन को मसला या मर्द हज़रात को जो मसला पेश आता है। ये बात वाकई सच है, हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा प्रेशर है। ही इज एब्सोल्युटली राइट। बेसिकली मुझे लगता है कि शादी भी इसलिए नहीं की जाती कि जी बंदे को कंपेनियनशिप चाहिए होती है, शादी इसलिए की जाती है कि नस्ल बढ़ानी होती है। एंड दिस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने एक बंदे के ऊपर रखी होती है, अगर वो अगले ही दिन आपको गुड न्यूज़ नहीं देता तो वो भी एक बड़ी चीज़ जो है वो होती है। ये प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। और टेलिंग यू द ट्रुथ, मैं समझती ये हूँ कि ये डिसीजन जो है कि बच्चा कब होना चाहिए या कब जो कपल करना चाहता है, ये प्योरली डिसीजन उस कपल का होना चाहिए। बिकॉज ये बच्चा पैदा करना, उसको ब्रॉटअप करना, उसके लिए सारी चीज़ें करना उस नए कपल की जिम्मेदारी है। दादा, नाना, दादी, चाचा, मामा, ताया, खाला, पुप्पो, इनको सिर्फ शौक होता है कि जी ये चीज़ें हो जाएं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बंदे ने निभानी होती है, तो ये डिसीजन भी उसी का ही होना चाहिए। हाँ, अब चीज़ें कुछ बदल रही हैं, अब लोग थोड़ा सा, मगर प्रेशर्स मैं नहीं कह रही कि वेव ऑफ हो गए हैं। कहीं कहीं जहाँ थोड़ा लोग पढ़े लिखे हो गए हैं या अपने डिसीजंस खुद लेना शुरू हो गए हैं, या उनको पता चल गया कि उन्होंने अपने बड़ों से तरीके से किस तरह से बात करनी है अपने राइट्स के ऊपर। आपको पता है हैविंग सेड दैट कि हम यहाँ बात करते हैं ना, तो शायद आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपका एक्सप्लेन करना, मेरा सवाल करना, या हरमीत पाजी का किसी सवाल पर कोई ऐसी रियलिस्टिक अप्रोच रखते हुए कोई सवाल आपसे करना, हम बात कर लेते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि ये सारे प्रेशर्स इस वक्त मौजूद हैं हमारे रिश्तेदारों में। और आप अगर एक कपल को यू डोंट लेट देम कि वो अपना डिसीजन खुद ले, बिकॉज दे नीड टू प्रिपेयर देमसेल्फ कि हमने एक बच्चा करना है, उसका मुस्तकबिल है और हम उतना कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं। आपको फाइनेंशियली जब आप स्ट्रांग होते हैं, ये कितना फैक्टर ज़रूरी है मर्द और ख़वातीन के लिए कि आप फाइनेंशियली अगर खुद इंडिपेंडेंट हो तो शायद इस तरह के डिसीजन किसी हद तक आप खुद ले सकते हैं। मैं सोहाद, क्योंकि मुझे 15 साल हो गए हैं, आई एम अ कपल थेरेपिस्ट, तो मैं 15 सालों से लोगों के यही मसले मसाइल देख रही हूँ। एंड मैं आपको सिर्फ 2 चीज़ें बताऊंगी जिनकी वजह से लोगों के ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब होते हैं। पहला है पैसा, शादी, जिसकी वजह से शादी ख़राब हो जाती है। एंड दूसरा है आपका बेड का रिलेशनशिप अच्छा ना होना। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोगों के, आई एम सो सॉरी, हो सकता है लोगों को ये बात बहुत बुरी लगे, बट ट्रूथ इज़ ट्रूथ। आप आंखें बंद करें, आप इसको डिनाई करें, कुछ भी करें, सच सच है।
ये दो बेसिक वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से ताल्लुकात जो मियाँ बीवी के हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। एंड देन हम समझते ये हैं कि जी वो जो बच्चा आपने पैदा करना है, अब आपके पास उसको केटर करने के लिए, क्योंकि एक औरत जब प्रेग्नेंट होती है डज नॉट मीन कि बस उसने सिर्फ वही रोटी खानी है जो पहले खा रही थी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं औरतों को, और जिसके लिए आपको अच्छा एक एक्सपेंस चाहिए होता है, एक अच्छे पैसे आपके लगते हैं उन चीज़ों के ऊपर, और ठीक ठाक किस्म की प्रेगनेंसी भी आपकी लाखों में जाती है बेसिकली। आजकल तो यही है। तो वो चीज़ें जो हैं मैं समझती हूँ कि अगर कपल फाइनेंशली, 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, कपल फाइनेंशली, मेंटली, फिजिकली और इमोशनली अगर एक बच्चे को लेने के लिए तैयार नहीं है तो ये डिसीजन जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डिसीजन करना जो है अल्लाह ताला ने इंसान को यही तो पावर दी है कि वो चूज कर सकता है, उसके पास डिसीजन की पावर है। लेकिन हमारे बड़े क्या कहते हैं इस सारे सिनेरियो में, हरमीत आप भी इस बात को सेकंड करेंगे, वो कहते हैं बच्चे पल जाते हैं। बिल्कुल पल जाते हैं, अगर बच्चों को सिर्फ आपने देखें अल्लाह छोड़ दें वो पल जाएंगे। सोहम मैं रिलीजन की बात इसलिए करती हूँ कि साइकोलॉजी रिलीजन से बाहर कभी हो नहीं सकती। हम लोग बड़ी रियलिस्टिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अल्लाह ताला ने ना वादा किया है आपको भूखा ना मारने का, जिसको पैदा किया उसको उसने भूखा नहीं मारेगा, भूखा नहीं मारेगा, क्योंकि उसका ये वादा, बिरयानी खिलाने का वादा नहीं किया है। अगर हम यहाँ जान मोहम्मद की तरह सोचे कि हम 60 बच्चे पैदा करेंगे और रब ने रिज़्क देना है, तो इस चीज को भी हमने फोकस करना है, क्योंकि जो अच्छी स्कूलिंग हमने करनी है कहीं। हाँ, सिर्फ खाना खाने, अगर आपका बिलीव भी है ना, यानी ये बिलीफ सिस्टम भी तो है हमारा कि अल्लाह ताला पाल देते हैं, मेरा भी यही है। बिल्कुल अल्लाह ताला रोटी देते हैं, भूख से नहीं मारेंगे, मगर लाइफ में आपने क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या एक्वायर करनी है, आपने एजुकेशन देनी है, आपने अपने बच्चे को बस एक वो निक्कर पहना के बाहर फहराना है या उसको सर्दी में अच्छे तरीके से कवर करना है, ये आपने करना है, ये अल्लाह मियाँ नहीं करेंगे। अल्लाह मियाँ ने इसके लिए आपको अकल दी है, रिसोर्स दिया है, आपको हाथ पांव दिए हैं, आपको इस काबिल किया कि आप इसको कर सके। रोटी से भूखा नहीं मारेगा, मगर लाइफ कैसी होगी ये आपने खुद चूज करना है। हमें हमारा कामिल ईमान है इस बात पे कि अल्लाह हर चीज़ पर काबिज है, लेकिन डिसीजन पावर 2 रास्ते रख के हमारे सामने उसने रखे कि या आपने ये चूज करना है या आप ये चूज करो, डिसीजन ऑल योर्स। अच्छा, डिमेंशिया जो है, क्योंकि हम बातें इस तरह से कर रहे हैं कि बात कहीं भी निकल जाती है, कम टू द पॉइंट अगेन, डिमेंशिया की ज़्यादा रेशो जो है वो मर्द हज़रात में, ख़वातीन में? इसको हम बिल्कुल भी इस तरह से डिटर्मिन नहीं कर सकते, ये दोनों ही जेंडर में बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, मगर ये एक चैलेंज ज़रूर है ग्रोइंग एज का। अक्सर आपको जो बड़े बुजुर्ग जो कि 50s क्रॉस कर जाते हैं, अब तो मैं 50s, आई एम सो सॉरी, 50s में अब WHO ने निकाल दिया जी, 60s तक वो इसको कैटेगराइज करते हैं कि आपका अडल्टहुड है, 60s तक अब जवान है, 60s के बाद आपका टाइम आता है जब आप ओल्ड एज में जाना शुरू होते हैं। सो अभी मैं भी जवान हूँ, आप भी जवान, हम नौजवान हैं। नहीं, नौजवान मैं हूँ, आप दोनों जवान हैं। यस तो 60s के बाद जो है यूजुअली लोगों में डिमेंशिया के मसाइल जो हैं वो देखे जाते हैं। डिमेंशिया अगर आपने समझना है तो आपको नज़र आएगा कि आपके बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी या आपके वालिदैन जो हैं, मे बी वो आपकी जो अपनी डे टू डे चीज़ें हैं वो भूलना शुरू करते हैं सबसे पहले, तो उसको फौरन सोचें, उसको आप समझ सकते हैं, मगर ये ज़रूर समझिए कि क्या कहीं उनको कोई और मेडिकल इलनेस तो नहीं है साथ। मे बी अगर उनको कोई और टर्मिनल इलनेस साथ है, जैसे आर्थराइटिस हो सकता है, यानी जो जोड़ों के दर्द अक्सर बुढ़ापे में लोगों को होता है, डायबिटीज़ हो सकती है, कोई और क्रॉनिक टर्मिनल इलनेस अगर उनके साथ है तो उसकी वजह से भी डिमेंशिया कॉज हो सकता है, मेमोरी इफेक्ट हो सकती है। आप एक बात बिल्कुल ठीक करिए कि इन सारी चीज़ों को डायग्नोस करने के लिए कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपको करनी चाहिए। इधर कोई और बीमारी है या फिर वो बीमारी जिसकी हम डिमेंशिया कह रहे हैं। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, इस तरह से कंक्लूड कर लेते हैं कि अगर आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अगर आप जहनी तौर पर बीमार हैं और कोई ना कोई मसला आपकी नफ्सियात के साथ हो रहा है तो उसके लिए भी आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और माहिर नफ्सियात से रिजू करना पड़ेगा। इसको लाइट कभी ना ले, मेंटल हेल्थ इज़ रियल। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग हियर। और हम इसको मजीद भी डिस्कस करना चाहते थे, लेकिन वक्त थोड़ा सा कम है, हमारे पास एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। आप देखते रहिए ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात करानी है, एक ऐसा आर्टिस्ट जो कि प्लान कर रहा है जल्द अज जल्द पाकिस्तान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराना। और आर्ट भी कोई छोटा आर्ट नहीं है, मतलब डेली डोज में हमेशा आपको कोई ना कोई खबर हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की देते हैं। और रिकॉर्ड इतने इंटरेस्टिंग करते हैं, अजीबो गरीब से होते हैं कि मैं और हरमीत पाजी हमेशा इस चीज़ को जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान में तो ये रिकॉर्ड कोई भी उठ के आम सा बंदा एमी बना ले। लेकिन अगर आप आर्ट की बात करें तो आपकी मुलाकात मैंने आज करानी है अहमद अली सादिक से, जो कि आयरन स्टील जो है जो कील होते हैं उससे आर्ट बनाते हैं, मतलब पोर्ट्रेट्स बनाते हैं, बहुत सारी सीनरीज बनाते हैं, और वो जो है उससे बहुत सारे अब तक शाकार बना चुके हैं। तो आपकी इनसे मुलाकात कराते हैं, फौरी तौर पर इनसे चिट चैट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच अहमद फॉर बीइंग हियर। यकीनन जब हम ब्रेक में बात कर रहे थे तो अहमद ने मुझे बताया कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए मेरी तैयारी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो सबसे पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं। कील से जो शाहकार आप बनाते हैं, इसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आजकल क्या कर रहे हैं? इसमें मैं जो बनाता हूँ कीलों का, ये भी मैं ही हूँ जो वाहिद जो बना रहा हूँ। दुनिया में बहुत रेयर है, लेकिन जितना इसमें मैंने काम किया ना उतना किसी ने भी नहीं किया। लेकिन इससे भी मैंने एक स्टेप और आगे जा रहा हूँ कि इसको नेल्स को कलर में मैं लेके आऊँ। अच्छा। तो उसमें मैंने जो बनाया है उसको कलर्स में मैंने किया। ये भी नहीं कि की लगा के ऊपर कलर कर दिया, उसके शेड्स पूरे नज़र आएंगे जिस तरह एक तस्वीर में नज़र आते हैं ना। तो ये मेरी बड़ी ख्वाहिश थी काफ़ी अरसे से, तो उस पर मैं काम भी कर रहा था। और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे स्पॉन्सर भी चाहिए था, जो कि अब मुझे मिल गया। हर चीज़ यानी कि ओके हो गया, बस उसका टेक्निकली जो है ना वो है। चलिए जल्द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आने के बाद हम दोबारा से आपको शो में इनवाइट करेंगे। लेकिन आपकी इस जर्नी के बारे में बात कर लेते हैं। इट्स बीन 3 इयर्स ना, 3 सालों से आप ये काम कर रहे हैं। इंट्रोड्यूस भी आपने कराया, कैसे शुरू किया? शुरू से शौक था कोई अनोखा काम करने का, या फिर अचानक से आप कोई आर्ट बनाते हैं और आपको लगता है ये तो मैं बना सकता हूँ? ड्राइंग का मुझे बचपन से शौक था, और इंटर के पेपर के बाद हम फ्री थे तो मैंने कुछ चीज़ें बनाई, तो वो काफ़ी अप्रिशिएट की सबने कि ये बड़ी अच्छी बनाई है। कील से बनाई थी? नहीं कील से नहीं, वो मैंने ड्राइंग से स्टार्ट किया था। अच्छा, वैसे रैंडम ड्राइंग से स्टार्ट किया था, फिर पेंटिंग की। तो बस उसमें मुझे ये था कि मैं कुछ मुख्तलिफ करना चाहता था शुरू से ही। मैं अल्लामा इकबाल की पोइट्री बड़ी सुनता रहा, तो उनमें एक शेर था कि दियारिश में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नहीं सुबह शाम पैदा कर। तो बड़ा मैं इंस्पायर था, मैंने इस पे 3-4 चीज़ों पे काम किया है, कुछ ना कुछ मुनफरिद मैंने करना। अच्छा। तो इसमें फिर हम पेशे से लोहार होते हैं, ये चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल, तो मैंने कहा इससे कुछ ट्राई करता हूँ। तो जब ट्राई किया तो उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और फिर बड़ा उसको पजीराई मिली। और इसमें मैं डेली बेस पे इनोवेशन लेके आ रहा हूँ। पहले जो मेरा था वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट था, लेकिन अब इसमें 3D के शेड्स भी आएंगे। तो ये 3 साल हो गए हैं इसको इंट्रोड्यूस करवाए। तो उसमें जब मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था तब मैं जॉब करता था। अच्छा। प्राइवेट कंपनी में, और अब अल्हम्दुलिल्लाह यही मेरा पैशन है और यही प्रोफेशन है। ये बहुत अच्छी बात की है। सवाल मैं आपसे करने ही वाली थी, लेकिन आपने खुद ही जो है ना इसको मुझे बता दिया। जो भी आर्टिस्ट यहाँ पे आते हैं हम हमेशा उसी के पूछते हैं कि क्या आप इसमें अपने मुस्तकबिल को देखते हैं, आप अपने पेशे को, अपनी मुलाजमत को देखते हैं इसमें कि जो मुलाजमत करके आप पैसे कमाते हैं वो आप इस पेशे से कमा सकें। तो आपने इससे अर्निंग शुरू कर दी है, राइट? कितना अच्छा अर्न कर लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पहले मैं जॉब करता था, तो अब मैंने 2 साल से जॉब नहीं कर रहा, और जॉब से ज़्यादा मैं इसमें अर्न कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने जो अपने यानी कि जो फील्ड के लोगों में ये महसूस किया कि शुरू में मैं भी इस गलत फहमी का शिकार था कि मुझे आगे कोई सपोर्ट करेगा, ख़ास तौर पे कोई हुकूमत के लोगों से। मैं CM पंजाब से भी मिला हूँ और भी सब यानी कि मिनिस्टर्स वगैरह से मिला हूँ। तो ये आर्टिस्ट को भी और हम लोगों को यही आता है कि हमें हुकूमत सपोर्ट करेगी। तो फिर कुछ अरसे बाद मुझे ये चीज़ समझ आ गई, इधर से कुछ नहीं मिलना, जो करना खुद ही करना है। वो जल्द समझ आ गई है। अच्छा, हरमीत हमारे साथ मौजूद है और इस्लामाबाद से, और साथ साथ हम ये पोर्ट्रेट्स भी दिखा रहे हैं अहमद की। हरमीत आप पूछे इनसे। बिल्कुल, हाँ, मैं पाजी से ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए ये बड़ा मुश्किल काम है, अगर आप देखें ज़बरदस्त सा आर्ट है, मुश्किल है तो टफ, जाहिर बात है कि इतना टाइम उन्होंने दिया। आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें अगर हम दीगर जो आर्टिस्ट होते हैं उनके जो मुख्तलिफ चीज़ें वो तख्लीक करते हैं, तो जाहिर बात है फ़र्क तो बहुत है, लेकिन ये महंगा कितना पड़ता है? जाहिर बात है कि लोहे का इस्तेमाल है, कीलों का इस्तेमाल है, एक तरफ रंगों का, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कील वगैरह का इस्तेमाल है। तो इन दोनों को कैसे आप कंपेयर करते हैं? ये बिल्कुल आपने ठीक है कि उससे ना 10 गुना एक्सपेंसिव है, यानी कि मटीरियलिस्टिक तौर पे देखा जाए ना 10 गुना महंगा, और इसमें टाइम टेकिंग भी उससे 10 गुना ज़्यादा है।
और आर्टिस्ट लोगों का अक्सर ये होता है कि वो रात की तन्हाई में सुकून से बैठ के अपना काम करते हैं, लेकिन ये मैं रात को कर नहीं सकता क्योंकि इसका शोर भी होता है, तो सारे सोए होते हैं। तो मैंने दिन में जो काम करना मैं सुबह जो है 9-10 बजे सबके उठने का इंतज़ार करता हूँ, फिर स्टार्ट करता हूँ रात को। अब तो सर्दियाँ हैं, 7-8 बजे काम बंद कर देता हूँ। अच्छा। तो इसमें ये यानी कि बड़ा, और दूसरा ये है कि इसमें ये रिमूवेबल भी नहीं ना, एक दफ़ा कील लग गया उसने अपना निशान छोड़ देना। अच्छा। तो ये इस हवाले से भी काफ़ी टफ है, लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का। मैं तो ये आप जब एक पेंट या किसी की, अब लेट सपोज सोहा की अगर आप कोई तस्वीर बनाते हैं तो कितना टाइम लग जाता है बाजी? इसमें तकरीबन 1 हफ्ता लगता है ये तस्वीर में ना बनने में। मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूँ कि आपका भी कभी इत्तेफाक हुआ घर में कोई कील लगाने के दीवार में, तो एक कील लगाते हुए कितनी दिक्कत होती है, तो इसमें तो एक तस्वीर में कम से कम 2500 से 3000 कील लगते। ओहो, तो मतलब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक्सपेंस भी काफ़ी ज़्यादा कंपैरेटिवली किसी आम पेंटिंग या पोर्ट्रेट से ज़्यादा लग जाता है। घर वालों का फीडबैक क्या है इस पर? घर वालों का शुरू में तो नहीं था, वो इस वजह से नहीं था क्योंकि हमारे जो है ना सोसाइटी में इसकी अवेयरनेस नहीं है, आर्ट की एक्सेप्टेंस भी कम है। वही ना, इसकी अवेयरनेस नहीं है। वो कहते हैं इस काम में कुछ नहीं, हाँ ये शौक के तौर पे कर लो लेकिन अपना काम करो। अभी मैं बहुत सारे लोगों को कहता हूँ ना कि मैं आर्टिस्ट हूँ, कहा अच्छा आर्टिस्ट हो लेकिन करते क्या हो? हाँ, अंदाजा करिए सवाल कैसा ले में। ऐसे ही है, क्योंकि कहता है अच्छा आर्ट है माशाल्लाह, तो फिर कर क्या रहे हो, जॉब कर रहे हो? मैं कहता नहीं आर्टिस्ट हो, नहीं तो करते क्या हो? ये वाला सवाल उठाता है। तो उसमें शुरू में उनको अवेयरनेस नहीं थी, तो उन्होंने मेरी बड़ी मुखालफत की कि ये नहीं करना, आप जॉब करो, पढ़ो, बीकॉम करो, जॉब अच्छी मिल जाती है। लेकिन फिर मैं तो डीड था, मैं लगा ही रहा काम है, मैंने कहा नहीं मैंने करना ही है। अच्छा, तो अब होता भी ऐसे ही है। तो अब मैं जब करता हूँ ना, तो अब मैं उनके कहता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट नहीं करते। वो कहते हैं हमें पता होता कि इतना अच्छा काम था तो हम पहले ही करते। अच्छा, वैसे ना ये यहाँ पर ना एक बात कोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कभी कभी पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि बच्चों को लेट देम डू वाली पॉलिसी ज़रा देकर देखें। आप अपने घर में ये करके देखें। बच्चे आपको, आजकल के बच्चे खासतौर पर अगर यंगस्टर्स की बात करें तो 21st सेंचुरी और इतनी टेक्निक्स और इतनी ज़्यादा मतलब टेक्नोलॉजी है कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं थ्रू इंटरनेट और बहुत कुछ कर सकते हैं थ्रू आवर माइंड्स। हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, लेकिन माँ पापा भी चाहते हैं कि बच्चा एक डायरेक्शन में चले और सीधी डायरेक्शन में चले। इनिशियली सोशल मीडिया पर क्या फीडबैक मिला था? बिकॉज मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं आपकी, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप पहले आर्टिस्ट थे जिसने ये इंट्रोड्यूस कराया है आर्ट पाकिस्तान में। तो सोशल मीडिया फीडबैक क्या है? सोशल मीडिया का अल्हम्दुलिल्लाह जितने मेरे इस पे व्यूज़ आते हैं उतने, यानी किसी कम ही आर्ट मेरे मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। जो मुख्तलिफ चैनल्स पे मेरा हुआ तो उसमें मिलियंस मेरे व्यूज़ आए हैं। तो वो भी विदन डेज और विदन कई दफ़ा तो हुआ कि 10-11 घंटे में 1 मिलियन व्यूज़ आया मेरा। अच्छा। तो यानी कि उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस आया मेरा सोशल मीडिया पर। और शुरू में तो मैं काफ़ी डरता था, कंफ्यूज था कि लोग पता नहीं क्या कहेंगे, क्या होगा। फिर मैंने एक पोस्ट लगाई तो उसमें बड़ा अच्छा रिस्पांस आया लोगों ने। फिर वहाँ से ही मुझे ऑर्डर्स आना शुरू हुए और फिर मैंने इसको पैशन को प्रोफेशन बनाया। अच्छा, ऐसे लोग भी आपसे राब्ता करते हैं जो कहते हैं कि आपने सोशल मीडिया की बात की, जाहिर बात है सोशल मीडिया रसाई का एक बेहतरीन जरिया है और कहीं ना कहीं एक अप्रोच आपकी लोगों की भी हो जाती है और आपकी भी हो जाती है। तो ऐसे में आपने जो जिक्र फरमाया, आपने जो बात की कि मिलियंस तक जो है व्यूवरशिप आ जाती है, बहुत अच्छी बात है। क्या बाहर की दुनिया की मैं अगर बात करूं, इस किस्म का आर्ट जो है पाकिस्तान में तो कहीं ना कहीं आप जैसे नौजवान काम कर रहे हैं, लेकिन बाहर की दुनिया को आशना करना, अपनी तरफ राग़िब करना कितना कामयाब हो चुके हैं? और क्या बाहर से भी कोई ऑर्डर ऐसे आए हुए हैं सोशल मीडिया के थ्रू, या सिर्फ पाकिस्तान में ही लोग करते हैं आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी रिसेंटली मेरा एक इंटरव्यू था, वो एक चैनल पे अपलोड हुआ, वेब चैनल पे जी। तो वहाँ पे मेरी मिलियंस व्यूज़ आए थे और वो तकरीबन पूरी दुनिया से मुझे, यानी कि हर कंट्री, जो कि मैंने कभी नंबर देखे भी नहीं थे, उधर से भी लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ना। तो वो उन्होंने काफ़ी बनवाए हैं और फिर वो उनका इधर घर होता है या वो बाहर मंगवा लेते हैं, ये अरब कंट्री से और दूसरी कंट्री से भी, वो फिर इधर से किसी ने जाना हो तो उसके ज़रिए मंगवा लेते हैं। तो यानी कि अपनी कंट्री से बाहर भी काफ़ी लोगों ने मेरे से ये बनवाया। अच्छा, आर्ट को लोग पसंद करते हैं और आर्ट अगर मुख्तलिफ हो तो फिर हर किसी की कोशिश होती है कि वो एक आर्ट पीस घर पे ज़रूर होना चाहिए। जी जी। अच्छा, लोग रब्ता करते हैं ऑर्डर्स देने के लिए, लेकिन जब आप एक आर्टिस्ट की ज़ुबान ज़्यादा समझते हैं, उसके काम की गहराई को एक आर्टिस्ट ही ज़्यादा समझते हैं, हम तो सिर्फ व्यूअर्स होते हैं ना। तो बेसिकली जो लोग आपसे रब्ता करते हैं, क्या उनमें बड़े लोगों की तादाद ये भी है जो कहते हैं कि हमें काम सीखना भी है आपसे, हमें सिखाएं भी? हाँ जी, वो कुछ लोग कहते हैं कि सीखना है, लेकिन ये काम जो है ये अभी मैं अपने तौर पे कर रहा हूँ।
सिखा नहीं रहे। हाँ जी, वो सिखा नहीं रहा। मैंने वैसे सिखाना शुरू किया भी था बच्चों को स्कूल में, तो लेकिन ये है क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए टाइम बड़ा चाहिए। तो अब कोई भी जो है वो कोई ना कोई जॉब कर रहा है, कोई स्टडी कर रहा है, तो इतना उसके पास टाइम नहीं अवेलेबल कि वो करवाए। इसके लिए प्रॉपर एक यानी कि कोर्स होना चाहिए ये वो, लेकिन इसमें अभी मेरा ये माइलस्टोन नहीं है। अभी ये मैं अपने जो बताया गिनीज वाला माइलस्टोन है, मैं उसमें बिजी हूं। वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला हम भी उसका इंतजार करेंगे। हमें इंतजार है कि पाकिस्तान का भी नाम बेसिकली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो पहले भी हो आए, लेकिन आर्ट की फॉर्म में आए। कोई ऐसा और काम मेरा किया जो आर्ट भी जो है वो मैंने 1 साल ये लगा बनाने में, और सोचने में 6 महीने लगेंगे कैसे बनेगा। तो टेक्निकली चीज़ है ना। अगर मैं जिस तरह आपने बताया कि शॉर्ट हैं, तो वो भी मैं मेरे आइडिया अभी मैं आपको 10 आइडिया से बता सकूं जिसमें गिनीज बन सकता है, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। कोई ऐसा काम किया जाए जो किसी ने पहले ना किया हो, पूरी दुनिया में बाकी पता चले कि ये कोई काम हुआ है। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे सोशल मीडिया खुरम गुज्जर हैं, उन्होंने मुझे पूरी सपोर्ट की है, और उसने वो जो है सारा उन्होंने जितना भी इस पर एक्सपेंस आएगा उन्होंने कहा कि मैं आपको दूंगा, और फुली सपोर्ट उन्होंने कर रहे हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक वसीला बनाया बड़ा अच्छा। दैट्स रियली गुड। और ऐसे लोगों मतलब पाकिस्तान में मुखय्यर हज़रात की तादाद भी बहुत बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो आपने कहा कि हमें कंसर्न डिपार्टमेंट से एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, मतलब हम कभी कभी सोचते हैं और ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं उनसे कि भी वो कुछ ना कुछ करेंगे हमारे लिए, लेकिन अगर आर्टिस्ट इस पे रहेगा तो फिर मेरे ख्याल से अपने आइडिया को कैश नहीं कर सकेगा। अच्छा ये बताएं कि इस सारे सिनेरियो में अब आपकी कोशिश क्या है कि इसको एज अ प्रोफेशन तो आप लेके चल रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे जो आपको ऑन एंड ऑफ ट्यूटोरियल्स मिलते हैं, वो आप अगर इसको देखें भी तो लोग सिखाते भी हैं, ऑनलाइन सिखाते हैं। इस हवाले से कोई प्लान है टू मेक सम वीडियोस कि आप बनाते वक्त कुछ वीडियोस बनाएं? जी, इसमें शुरू में भी मेरा बड़ी और अब भी बड़ी वीकनेस है कि मैं सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं रहता, क्योंकि मेरा काम इस तरह का है कि वो काफ़ी टाइम वक्त लगता है उस पे, और मेरे मोबाइल में वीडियोस काफ़ी पड़ी हैं, यानी कि 256 GB डाटा, और वो फुल है, और वो पोस्ट नहीं हुआ हुआ। हाँ, वो पोस्ट नहीं हुआ। अच्छा। अगर जिस तरह की होता है कि डेली एक्टिव रहना, तो वो मैं काम में इतना करता रहता हूँ कि वो एक्टिव, और साथ एक मेरा आर्टिस्ट का वैसे भी एक खामोश और अकेला रहने वाला माइंडसेट होता है, तो मुझे इतना नहीं शो ऑफ करने का है। तो लेकिन उस पर मैं अब प्रॉपर काम कर रहा हूँ, किसी डिजिटल के कोई एक्सपर्ट बंदे से अभी रात को भी मैं रब्ता कर रहा था। आपका अपना बेस्ट पीस कौन सा है जो आपने बनाया और देख के लगा ओह माय गॉड ये मैंने बनाया है, आई एम प्राउड ऑफ माय सेल्फ? वो वाला कौन सा? मैं तकरीबन हर जो बनाता हूँ ना वो इसी में होता हूँ। जिस तरह कहते हैं कि मुझे अपने आर्ट से बड़ा मैं अब लगाओ, और मैं बड़ा डरता भी हूँ। मैं अक्सर बना कहता हूँ कि ये पसंद आ जाए। माशाल्लाह, ये मैंने बनाया है, लेकिन कोई बेस्ट पीस जो आपको सबसे अच्छा लगता है? अच्छा, अभी जो है रिसेंटली जो मैंने जो गिनीज के लिए बनाया वो तो है, वो भी जब आएगा। इसके लिए अभी रिसेंटली मैंने ये लास्ट वीक पे एक पोर्ट्रेट बनाया था कि वो एक उसका पोज भी बड़ा अच्छा था, और वो सिगरेट पी रहा, और उसकी स्मोक थी ना, तो वो स्मोक को भी मैंने नेल्स के साथ बनाया। तो वो बड़ा एक अच्छा मुझे लगा था। और उसके अलावा फिर एक कपल की मैंने बनाई। जी हरमीत। अच्छा, गुड। अच्छा पाजी, मुख्तलिफ ज़ाहिर बात है, सोशल मीडिया पे अप्रोच है, लोग पसंद करते हैं। आपने जो तस्वीर हम अपने टेलीविज़न की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, तो बड़े खूबसूरत, बड़े मुख्तलिफ है। आपसे जानना चाहेंगे, मुख्तलिफ एग्जीबिशन होती हैं, चाहे इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, तो क्या ये जो आर्ट का ये नमूना जो आप तख्लीक कर चुके हैं, क्या कभी उसका हिस्सा बने हैं, या किसी की जानिब से आपको कोई कॉन्टैक्ट हुआ है? क्या कुछ तजुर्बा है इस हवाले से? पार्टिसिपेट किया कभी? ये मैंने अभी रिसेंटली एक एग्जीबिशन में, मैं वैसे करता तो नहीं हूँ, और ना ही मैं किसी भी आर्ट गैलरी के पास कभी गया हूँ कि ये मेरा आर्ट देखें, लेकिन एक मैंने सरकारी हुआ था इधर पंजाब में, मैंने उसमें जानबूझ के किया था कि उनका फीडबैक क्या आता। क्या फीडबैक आया था? तो वो आज भी उधर पड़ा हुआ। लेकिन आज जो है वो अपना रास्ता खुद बनाता है। हाँ, मैंने ये शुरू से ही, मैंने जिस तरह आपको बताया ना कि शुरू में मैं ये चीज़ समझ गया था बड़ी जल्दी कि इनसे कुछ नहीं होना। हाँ, तो इसलिए मैंने अहमद हमारे पास काम है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बिल्कुल ठीक है, आर्ट अपना रास्ता खुद बनाता है, किसी पर रिलाय ना करे। अगर आपके पास आइडिया है तो उस पर काम करें, रास्ता खुद ब खुद ही बनता चला जाएगा। तो बेसिकली हमने अब आपसे लेनी है इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।